जल यानी कि H2O। तो H2O से सवाल जो पूछे जाते हैं, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे को इस वीडियो में हम पूरा करके निकल जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे जैसे ही आपको जवाब पता होगा। अगर वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो अगर स्किप करके देखेंगे तो ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन जो आप स्किप किए वही एग्जाम में पूछ लिया करेगा और आपसे नहीं हो पाएगा, जो कि आपका इसका खमियाजा बहुत भारी चुकाना पड़ेगा। एक नंबर से रिजल्ट होता भी है और एक नंबर के कारण रिजल्ट आपका रुकता भी है, ये पहले से मालूम है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जल के बारे में जानते हैं। जल जो है हमारे पृथ्वी पे कुल 71% मौजूद है, ये भी प्रश्न पूछता है, आपको मालूम है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है जिसमें जो है पीने योग्य पानी जो है वो कितना है टोटल। तो 2.4% से 3% तक पीने योग्य शुद्ध जल है। और शुद्ध जल का अणु भार पूछता है तो याद रखना कि अणु भार जो होता है वो 18 होता है शुद्ध जल का। लेकिन वही आपका भारी जल का अगर पूछ ले तो 20 होता है। याद रखना अणु भार कितना होता है भारी जल का, तो 20 होता है। अगला पॉइंट हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड इसका। अगला है हमारा कि जल का अपर्तनांक कितना होता है। जल का अपर्तनांक 1.33 होता है, 1.33 होता है। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। जल का रासायनिक सूत्र H2O, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O और जल का अपर्तनांक 1.33 टोटल अपर्तनांक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात बताना है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। क्वेश्चन को उलट भी सकता है कि जल में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की आणविक अनुपात बताना है। तो उस समय में क्या करना होगा आप लोग को, 2:3 के बजाय 3:2 यानी कि 3:2 बताना है। यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, देख पा रहे होंगे आप कि जल का क्वथनांक होता है कितना। तो क्वथनांक जब भी पूछेगा आपका तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर केल्विन में अगर पूछता है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में पूछता है कि जल का क्वथनांक केल्विन में बताएं, तो 373 डिग्री केल्विन होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो फ़ारेनहाइट में आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वही जल से संबंधित एक प्रश्न और पूछता है कि जल का हिमांक या द्रव्यमांक जो होता है वो कितना होता है। तो जल का हिमांक या द्रव्यमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वही फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन में पूछेगा तो 273 डिग्री केल्विन होता है। तो अपर्तनांक और हिमांक के बारे में, यानी द्रव्यमांक और क्वथनांक के बारे में आप लोगों ने अभी देखा। क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक होता है। याद रखना इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है हमारा कि जल किस ताप पर आयतन न्यूनतम और घनत्व जो है अधिकतम हो जाता है। आयतन न्यूनतम मतलब कि जो यह आयतन पहले इस प्रकार से था जल का, वो जो है यह सिकुड़ करके कम हो जाता है, इतना में हो जाता है, ठीक है। अब घनत्व जो है इसका जो सिकुड़न है वो बहुत टाइट हो जाता है, इस कारण से इसको कहते हैं घनत्व अधिकतम आयतन न्यूनतम, जो कि -4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, -4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, जल को शुद्ध करने अथवा पेयजल बनाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है। तो जल को पेयजल बनाने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड। फिर से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड और नाइट्रेट आदि को मिलाने से या घुलाने से होता है, या घुलने के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अस्थायी कठोरता दूर करना तो सीख गया, लेकिन अब बताना है कि जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है, क्या कारण होता है। कारण बताना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का घुला रहना। यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, वहाँ पे क्या था आपका बाई सल्फेट था, माफ़ कीजिए सल्फेट क्लोराइड था, ठीक है, सल्फेट क्लोराइड और नाइट्रेट, ठीक है। अगला है हमारा पॉइंट कि जल में उपस्थित दोनों प्रकार के कठोरता को दूर करने का, यानी कि अस्थाई तथा अस्थाई दोनों तरह का कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट डाल करके अस्थाई और अस्थाई कठोरता को दूर किया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला है हमारा
कि जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है या मुख्य विधि उसका क्या है, दूर करने का मुख्य विधि जो है। तो विधि यदि पूछता है तो परम्यूटेड विधि द्वारा इसको दूर किया जाता है अस्थायी कठोरता को। अस्थायी नहीं है दोस्तों, अस्थायी है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे फिर से। जल में अस्थायी कठोरता दूर होती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। पोटेशियम क्लोराइड, माफ कीजिए यहाँ देखिएगा रेड कलर से नहीं है, यहाँ पे आप लोगों का है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा जो है अस्थायी कठोरता दूर होती है। विधि क्या है, तो परम्यूटेड विधि है। ठीक है, ये प्रश्नों को हम फिर से रिपीट करते हैं, जो भी अस्थायी और अस्थायी वाले क्वेश्चन हैं इसको दोबारा सुनिएगा इस प्रकार से है कि जल की अस्थायी पूछेगा कठोरता का कारण क्या होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट आदि के घुलने के कारण में जो है अस्थायी कठोरता का कारण बनता है, यानी अस्थायी कठोरता होती है। अगला है हमारा जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में बाइकार्बोनेट का घुलने के कारण होता है। और अगर पूछता है कि दोनों प्रकार के यानी कि अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा तथ्य डाला जाता है, दूर किया जा सकता है, क्या विधि है, तो विधि तो है जल अस्थायी का ये वाला परम्यूटेड विधि। लेकिन अगर पूछता है कि उपस्थित दोनों प्रकार के कठोरता, तो सोडियम कार्बोनेट डाल करके। ठीक है, अगला है हमारा, रिपीट कर रहा हूँ, तो जल का अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है। अस्थायी कठोरता अगर दूर करना है तो पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है। तो आज का टॉपिक बहुत छोटा सा था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और थोड़ा लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।